सबकी नजरें शिव पर चली गई। शिव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उसके सिल में दर्द है, वो घर परिवार ही रुकेगी। शिव के मुंह से सिद्धि के लिए केयर की बातें सुनकर बहुत लोगों को अच्छा भी लगा और अजीब भी। शिव उठते हुए बोला, मेरा नाश्ता हो गया। शिव बाकी सब पर ध्यान दिए बिना वहां से निकल गया। आकाश ने अमर जी से कहा, चले भैया। हाँ चलते हैं, मेरा नाश्ता भी हो गया, अमर जी ने कहा। नाश्ते के बाद सिद्धि इशिता को लेकर बाहर गार्डन में पहुंची। आसपास किसी को न पाकर उसने इशिता का हाथ छोड़ दिया। क्या हुआ भाभी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इशिता, मुझे कुछ भी याद नहीं। पता नहीं मैंने ड्रिंक कैसे की और उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या आपको बिग ब्रो ने कुछ नहीं बताया? इशिता ने पूछा। बताया न कि मैंने ड्रिंक की थी से, सिद्धि उदास होकर बोली। इशिता ने आगे पूछा और कुछ, सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। इशिता मुस्कुरा दी। सच बोलूं तो कल आप इतनी बहादुर लग रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। आपने अपने पति की बोलती बंद कर दी थी, और तो और आपने सबके सामने उन्हें किस भी किया। इशिता एक एक कर उसे रात की बातें बताने लगी। सिद्धि के जहन में भी कई बातें जागृत हो चुकी थी। क्यों ये सब बर्दाश्त न कर सकी और रोते हुए वहां से भाग गई। इशिता जब पीछे की ओर पलटी तो उसे सिद्धू कहीं भी नजर नहीं आई। ये कहाँ चली गई? सुबह का वक्त, दक्ष का कैबिन। उसके हाथ में कुछ टिकट्स थे। दक्ष ने फोन का रिसीवर नीचे रखते हुए कहा, आई होप ये प्लान ठीक से काम करे। दक्ष ने ड्रोन में उन टिकट्स को रखा और टेबल पर कुछ ढूंढने लगा। कमाल है यार, कल तो यही फाइल रखी थी, आज कहाँ चली गई? दक्ष ने अपना फोन उठाया और शिखा को कॉल लगाया। शिखा मीटिंग रूमाल की तरफ बढ़ रही थी। उसने रुककर दक्ष का कॉल रिसीव किया। हेलो शिखा, मेरे टेबल पर कल फाइल रखी थी, अभी दिख नहीं रही है। आज सुबह ही डैड ने उस फाइल को मंगाया था, वो मेरे कैबिन में होगी। अच्छा ठीक है, वो फाइल ले आओ, दक्ष ने कहा तो शिखा बोली, मीटिंग शुरू होने वाली है और मुझे डैड के साथ जाना है, आप खुद आकर ले लीजिए। इतना कहकर शिखा ने फोन काट दिया। दक्ष ने हैरानी से फोन को देखा। ये सब हो क्या रहा है? कल तक में गर्म उसका बॉस था, आज वो मेरी बॉस हैं। कसम से शादी के बाद आदमियों की ऐसी ही हालत हो जाती है। तेजस जब अपने कैबिन में पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही कश कोई बैठा हुआ था। तेजस को थोड़ा अजीब लगा। आप कौन? ये कहते हुए तेजस अपनी चेयर के पास चला आया। अब कहीं जाकर उसने राकेश का चेहरा देखा। उसे देखते ही तेजस का खून खौल उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? किसने तुझे अंदर आने दिया? किसी और से जवाब क्यों मांग रहे हो? इसका जवाब तो तुम्हारे पास है। भूलना मत, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। राकेश ने अपनी बात पूरी की तो तेजस ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं तेरे संग कभी काम नहीं करूंगा। तुझ जैसे घटिया आदमी को मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेजस उसका कॉलर पकड़े तो उसे अपने कैबिन से बाहर ले आया। वहां मौजूद बहुत से लोगों ने ये तमाशा देखा। इवांश को जब इस बारे में पता चला तो उसने फौरन शिव को खबर की। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, भूलो मत, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की एवज में मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। जेल में सड़ोगे तुम, राकेश ने उसे धमकी देते हुए कहा। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? शिव की तेजस आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा। शिव तेजस के पास चला आया। आखिर ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है? क्यों नहीं आ सकता मैं यहाँ? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ काम करने का डिसीजन लिया है। इस तरह से वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा उसे। राकेश की बात सुनकर शिव ने तेजस की ओर देखा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्या ये बात सच है? मेरी गलती थी बिग ब्रो, या ये कहिए इसका धोखा। मैं इसका कोई काम नहीं करूंगा। इसे बाहर जाने के लिए कहिए, नहीं तो मैं यही इसका मुंह तोड़ दूंगा। तेजस गुस्से से उसकी ओर लपका तो शिव ने उसे रोक दिया। तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, शिव ने राकेश की ओर देखते हुए कहा। और तुम एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे भाई ने कहा न, वो तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो? राकेश ने पूछा। हाँ, और अब बात हमारा लॉयर करेगा। नाउ यू गेट लॉस्ट, शिव ने साफ और सीधे लफ्जों में ये बात कही। राकेश हल्का मुस्कुराया। ठीक है, फिर बात लॉयर ही करेगा और इस बेइज्जती की सजा भी तुम्हारे भाई को जल्दी मिलेंगी। अपनी बात खत्म कर राकेश वहां से चला गया। शिव ने तेजस की ओर देखकर सवाल किया, तुम कब से ऐसी बेवकूफियां करने लगे?
बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था क्या? तेजस ने सिर झुका लिया। शिव ने जब वहां मौजूद लोगों को देखा तो वो सभी वापस अपने काम पर लौट गए। शिव तेजस के कैबिन की ओर बढ़ते हुए बोला, अंदर आओ। तेजस उसके पीछे पीछे कैबिन के अंदर चला आया। मुझे नहीं पता था वो इस तरह से खेल खेल रहा है। मैंने गुस्से में साइन किया था। उससे पहले मैं 3 बार उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुका था। 3 बार रिजेक्ट करने के बाद चौथी बार में तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। तेजस, बिजनेस में हर छोटी बड़ी गलतियों का ख्याल रखा जाता है। खैर, अब बात ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसे अब मैं हैंडल करूंगा, शिव ने कहा। सॉरी बिग ब्रो, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तेजस को मायूस देख शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस भी करो, अब मेरे रहते तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। शिव अपनी बात खत्म कर वहां से चला गया। तेजस्वी को बुरा लग रहा था। जज्बातों में बहकर लो गलती कर बैठा। मल्होत्रा विला के आगे एक गाड़ी आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। उसने आंखों पर चाया, काला चश्मा सिर पर चाया। विला को देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उम्र यही कोई 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर लगा मेकअप उम्र को छिपाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ कोई तेजस मल्होत्रा रहते हैं, मुझे उन्हीं से मिलना है। अभी मुलाकात नहीं हो सकती, सर ऑफिस गए हैं, गार्ड ने कहा। ऑल राइट, उनकी फैमिली से तो मुलाकात हो ही सकती है। उस महिला के ये कहने पर गार्ड उन्हें मेन डोर तक छोड़ आया। वो महिला अंदर चली आई। वहां रखी कीमती चीजों को वो अपने हाथों से छूकर देखने लगी। नंदिता वहीं से गुजर रही थी। उसने जब किसी अनजान शख्स को देखा तो सवाल किया, आप कौन हैं? मैं नीति कुलकर्णी, इशिता की मॉम। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वैसे आपकी तारीफ। नंदिता की आंखें छोटी होती गई। बहुत सी तारीफ जो सुनी थी उन्होंने इनकी। ज्योति नंदिता के पास पहुंची। भाभी, ये कौन है? इशिता की मॉम है, गीता। जाओ इशिता को बुला लाओ, कहो कि उनसे कोई मिलने आया है। नंदिता के कहने पर गीता वहां से चली गई। मंदाकिनी जी और सिद्धि भी एक साथ वहां पहुंची। नीता उन सभी को ही देखते हुए बोली, आई थिंक आप सभी तेजस के घर वाले हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये तेजस की मॉम है। मैं बड़ी माँ, वो तेजस की दादी सो और वो बड़ी भाभी। आइए बैठिए। नंदिता ने काफी अच्छे ढंग से बात की। नीता फीका मुस्कुराए। इतना ऊंचा खानदान है आपका। बेटी को थोड़ी अच्छी सीख दे दी होती। कम से कमतर वो किसी और की मंगेतर को उठाकर तो नहीं लाता। खबरदार, जो मेरे बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा था, वो किसी को उठाकर नहीं लाया है। इशिता खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। नीता की बातें सुनकर ज्योति से चुप न रहा गया। तेजस पर वो झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इशिता भी नीचे चली आई। नीता की नजरें जब इशिता पर गई तो वो चौंक गई। इशिता की मांग में सिंदूर था। लाइट पिंक कलर का सूट सलवार पहना हुआ था उसने। बिल्कुल किसी शादीशुदा लड़की की तरह तैयार थी। नीता ने हैरानी से कहा, ये क्या हुलिया बना रखा हूँ तुमने अपना? क्यों अच्छी नहीं लग रही है? खैर छोड़े, मैं आपको कब अच्छी लगी हूँ? वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? इशिता नीता के सामने आकर खड़ी हो गई। नीता ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुमने शादी कर ली? जी हाँ, आपको ये देखकर बड़ा दुख हुआ होगा। मुझे यकीन है मुझे इस रूप में देखकर मेरी मॉम खुश होंगी, क्योंकि उनकी बेटी का घर बसा है। बकवास बंद करो इशिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे शादी करने की? तुम्हारी सगाई हुई थी राकेश से, तुम उसे छोड़कर चली आए, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? मैं शांति से जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। आपके लालच के लिए मैं खुद को बेचना नहीं चाहती। आपके लिए तो मैं वो क्रेडिट कार्ड हूँ जिसका यूज़ करके आप जब चाहे लोन ले सके। राकेश से आपने मेरी सगाई भी तो इसलिए करवाई थी न, ताकि उसके साथ रहकर उसके पैसे आप तक पहुँचाती रहो। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते तो आप उससे रिश्ता तुड़वाकर कहीं और जोड़ देती। क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं? इशिता की कही बातें किसी बेइज्जती की तरह थी। उसने सबके सामने ये बातें खुलकर कही थी। नीता का गुस्सा उस पर बढ़ता जा रहा था। इशिता आगे बोली, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलती हैं। सिर्फ अपने मतलब के लिए आपने मुझे यूज किया। आपको कभी मेरी खुशियां रास नहीं हैं। आपके इसी लालच ने मेरे डैड को मुझसे दूर कर दिया। आपको पता भी नहीं होगा वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा थे।
उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज था। डैड ने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। आपको इससे भी तसल्ली नहीं मिली तो उस छोटी सी जान का सौदा किया जो खुद कोमा में है। मुझे उस जानवर के साथ छोड़ा जिसने किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया और मुझे बेरहमी से पीटा। बहुत टॉर्चर किया आप लोगों ने मुझे, लेकिन अब और नहीं। मैं आप लोगों के किसी झांसे में नहीं आऊंगी। मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर फिक्र करनी है तो अपनी कीजिए, जैसा कि आप हमेशा से करती आए हैं। तुम हर चीज का दोषी मुझे ठहरा रही हो। गलती तो मैंने की जी, तुम्हारे बाप से शादी करके अपने सौत के बच्चे को पालना इतना आसान होता है। फिर भी तुम्हारी मैंने केयर की और तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रही हो। ज्योति आगे बढ़ते हुए बोली, आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है। इसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाए। अगर ये आपसे मिलना चाहेगी तो हम इसे कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे कि आप इसे परेशान करेंगे। तुम बीच में मत बोलो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। नीता ने जब ज्योति से ये कहा तो इशिता बोली, तमीज से आपको पेश आना चाहिए। वो मेरी सास हैं। खबरदार जो आपने उन्हें कुछ भी कहा तो। अच्छा तो अब ससुराल तुम्हारा अपना हो गया और माँ पर आई। नीता के ये कहते ही नंदिता बोली, एक समय बाद ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं। नीता ने इशिता की ओर देखा। अच्छी बात है, आइंदा कभी रोती हुई मेरे पास मत आना, पछताओगी तुम। अपनी बात पूरी कर नीता वहां से चली गई। इशिता ने बहुत कुछ कह दिया था, शायद जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत की थी। उसे रोते देख ज्योति ने कहा, रो क्यों रही हो बेटा, हम सब हो न तुम्हारे साथ। इशिता रोती हुई उनके गले लग गई। नंदिता मंदाकिनी जी के पास चली आई। कल करवा चौथ है न माँ, इसलिए कुछ शॉपिंग करनी है। सिद्धि तुम फ्री हो तो साथ चलो मेरे। सिद्धि ने मंदाकिनी जी की ओर देखा तो वो मुस्कुरा दी। सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। राव विला शाम का वक्त। आनंद को घर आने में आज देर हो गई थी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि तभी लावण्या ने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। इस वक्त हॉल में कुछ लोग और भी मौजूद थे। आनंद ने मन ही मन कहा, ये लोग कौन हैं, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। लावण्या उन सभी को आनंद से मिलवाते हुए बोली, ये मेरा बेटा है आनंद। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हमने पाया है। सचमुच आपका बेटा काफी होशियार है। वहां बैठे आदमी ने कहा। उनके साथ बैठी महिला बोली, देखने में भी काफी सुंदर है। मैंने तो तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया था। आप लोग अब घर आकर हमारी बेटी को देख लीजिए। आनंद को अब समझ आया यहाँ माजरा क्या था। उसने लावण्या की ओर देखा। माँ को हो क्या गया है, बिना मुझे बताए लड़की वालों को बुला लिया। आनंद से वहां और रोका नहीं गया। उसने उठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। आनंद का इस तरह से जाना सभी को बेहद अजीब लगा। लावण्या बात संभालते हुए बोली, वो क्या है कि मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है। वो बहुत कम बात करता है। आनंद अपने कमरे में पहुंचा। उसने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी। शादी आखिर जल्दबाजी किस बात की है? मुझे अभी शादी नहीं करनी, समझ क्यों नहीं आता सबको? और क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? ये कहते हुए लावण्या आनंद के कमरे में चली आई। तुम कुछ देर वहां बैठ भी तो सकते थे, ऐसे ही उठकर चले आए। न जाने वो लोग क्या सोच रहे होंगे। थोड़ी तो समझदारी दिखाया करो। माँ, मैं क्लियर करने देना चाहता हूँ, फिलहाल शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप मेरे लिए लड़की देखना बंद करें। लेकिन क्यों, तुम्हें शादी तो करनी है ना? देरी किस बात की, अच्छी लड़की मिल रही है, बात करने में क्या हर्ज है? पता है अपने परिवार में इकलौती बेटी है, इतना बड़ा कारोबार है उन लोगों का। लावण्या की बात काटते हुए आनंद बोला, तो इन सब का मैं क्या करूं? मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है फिर करो अपनी मनमानी, आइंदा मुझे किसी बात के लिए मत टोकना। ये बोल लावण्या वहां से चली गई। आनंद ने अपना सिर पकड़ लिया। सिद्धि नंदिता के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। नंदिता का बिहेवियर आज काफी अलग था। इतनी फैमिलियर वो कभी नहीं हुई थी। नंदिता ने सिद्धि को अपने पास बुलाया। सिद्धि उनके पास चली आई। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ कलेक्शन रखने के लिए कहा, मुझे वो सारे दिखाओ। श्योर मैम। नंदिता सिद्धि से बोली, इनके पास काफी यूनिक डिजाइन होते हैं। यूँ समझो कि ये कुछ डिजाइन की बहुत कम कॉपी बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कल तुम सबसे सुंदर लगो। सिद्धि उनकी बातों पर बस हल्का मुस्कुरा दी। वहां मौजूद स्टाफ ने नंदिता को कुछ कलेक्शन दिखाए। सिद्धि भी उन्हें देख काफी हैरान हुई।
ऐसा लग रहा था हाथों की कारीगरी हो। नंदिता ने कहा, तुम पर साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। रंग बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम हर रंग में अच्छी लगती हो। फिर मैं कौन सा रंग सिलेक्ट करूं? आपको जो पसंद हो बता दीजिए, मैं वही लूंगी। सिद्धि ने कहा, मेरी पसंद वही है जो मेरे बेटे की पसंद है। वो खुश है तो समझना मैं भी खुश हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। बीते दिनों से मैं उसे मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह तुम हो। नंदिता ने सिद्धि के चेहरे को छूकर कहा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। सिद्धि ने उनके चेहरे की खुशी भांप ली। उसने मन ही मन खुद से कहा, एक तरफ इशिता है जिसे पालने वाली ने कभी अपनी बेटी नहीं माना, और दूसरी तरफ शिव है जिन्हें नंदिता से उतना प्यार मिला है जितना उनकी सगी माँ भी नहीं करती। सचमुच बड़े ही ताज्जुब की बात है। नंदिता ने शिव को वीडियो कॉल किया। शिव इस वक्त अपने कैबिन में था। मॉम कहाँ है? आप इस वक्त शॉपिंग कर रही है? हाँ, अपनी बहू के साथ आई थी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा शिव, हम न काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम ज़रा कलर सिलेक्ट करने में हमारी मदद करो ना। नंदिता को बात करते देख सिद्धि समझ गई वो किससे बात कर रही है। शिव ने कहा, मॉम आप पर हर रंग अच्छा लगता है। आप कोई सा रंग पसंद कीजिए, डैड डेफिनेटली आपकी तारीफ करेंगे। नंदिता ने हंसते हुए कहा, शट अप शिव। अपने लिए नहीं, अपनी बहू के लिए पसंद करवा रही हूँ ताकि मेरा बेटा तारीफ करे। चलो बताओ अब। सिद्धि, वो ग्रीन वाली साड़ी उठाना। कैमरा इस वक्त ऑन था। सिद्धि उस माहौल में हिचकिचा रही थी। शिव ने कहा, बिल्कुल नहीं। नंदिता ने भी इनकार कर दिया और सिद्धि को दूसरा रंग उठाने को कहा। कभी कोई फीका तो कभी कोई ज्यादा डार्क लग रहा था। शिव ने तो लगभग कंफ्यूज करके रख दिया था। वहां खड़ी स्टाफ ने कहा, एक मिनट मैम, मेरे पास एक और डिजाइन है। उसने एक बॉक्स खोलकर सिद्धि के आगे बढ़ा दिया। कथिक रंग की खूबसूरत सी साड़ी थी। शिव ने कहा, मॉम इसे फाइनल कर दीजिए। क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शिव ने कॉल कट कर दिया। नंदिता ने कहा, नो डाउट मेरे बेटे की पसंद काफ़ी अच्छी है। ये रंग तुम पर बहुत खिल रहा है। चलो बाकी लोगों के लिए भी शॉपिंग करनी है। नंदिता सिद्धि को लेकर बाहर निकल गई। ज्वेलरी शॉप की तरफ वो लोग बढ़े ही थे कि तभी दरवाजे पर ही किसी से टक्कर हो गई। सामने जो महिला खड़ी से उसके हाथ से कैरी बैग नीचे गिर चुका था। वो औरत और कोई नहीं, तानिया थी। उसने गुस्से से सिद्धि को देखा, देखकर नहीं चल सकती तुम? आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हुआ होगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिद्धि ने तुरंत माफी मांगी। इससे पहले तानिया और कुछ कहती नंदिता ने सिद्धि को पीछे किया और खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी कौन सा बड़ा नुकसान हो गया? अगर कुछ नुकसान हुआ है तो हम भुगतान कर देंगे। तुम मुझे पैसों का धौंस दिखा रही हो। तानिया कह ही रही थी तभी नंदिता बोली, मेरी बहू से तुम टकराई थी। फिर भी उसने सॉरी कहा। बदतमीजी पर तो तुम उतर आए हो। अभी मैनेजर से बात करती हूँ। यहाँ की मैनेजर कौन है? वहाँ हो रहे शोर शराबे को देखकर बहुत से लोग जमा हो गए। मैनेजर के आते ही नंदिता ने कहा, आप लोग कैसे कैसे लोगों को अपने स्टोर में आने की परमिशन देते हैं, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। सॉरी मैडम, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस मैटर को यही खत्म करते हैं। काफ़ी लोग देख रहे हैं। बात बढ़ाना ठीक नहीं। बात तो इस लेडी ने बाया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ से बदतमीजी करने की? इससे कहिए ये अभी सॉरी बोले, अदरवाइज मैं आपकी शॉप में कभी नहीं आऊंगी। नंदिता के ये कहते ही तानिया ने बोली, क्या मैं सॉरी बोली? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिद्धि ने नंदिता से कहा, मां रहने दीजिए, मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। क्यों भई, कितनी बदतमीज है ये लेडी। अगर इसने सॉरी नहीं कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मामले को बिगड़ते देख मैनेजर ने तानिया से बात की। मैडम, आपको सॉरी बोल देना चाहिए। यहाँ मौजूद स्टाफ भी आपकी गलती बता रहे हैं। देखिए बात और मत बढ़ाइए। आप जानती नहीं ये कौन है? ये मिस्टर अमर मल्होत्रा की वाइफ हैं। आप इनसे बहस न करें तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अब तानिया बेहद ही गुस्से में थी, लेकिन जैसे हूँ मैनेजर ने उनका परिचय कराया वो थोड़ी हैरान हुई। तानिया सॉरी बोलकर वहां से चली गई। नंदिता ने मैनेजर से कहा, थोड़ा ख्याल रखा कीजिए, इससे आप ही की शॉप का रेपुटेशन खराब होगा। नंदिता सिद्धि को साथ लेकर शॉप के अंदर चली गई। तानिया ने कैरी बैग गाड़ी में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। इतनी हिम्मत, मुझसे सॉरी बुलवाया।
मैंने भी इस सॉरी का बदला न लिया तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। रात का वक्त, इशिता का कमरा। इशिता हाथ में फोन पकड़े काउच पर चुपचाप बैठी थी, मानो बहुत कुछ सोच रही हो। अचानक ही पीछे से किसी ने उसके गले में बाहें डाली। इशिता घबराई नहीं बल्कि मुस्कुराकर उसने चेहरा घुमाया। तेजस को देख इशिता ने पूछा, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। परेशान लग रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम्स को तो मैंने बाय कह दिया है, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। इशिता के ये कहते ही दक्ष उसके सामने चला आया। हे, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। बात क्या है बताओ। होना क्या है, मॉम आई थी ये बताने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुझे राकेश के पास लौट जाना चाहिए, चाहे जिल्लत की जिंदगी ही क्यों न हो, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया। ये मेरी जिंदगी है, उनके लिए जितना बर्बाद होना था मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं अब उनकी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं मानने भी नहीं दूंगा। इशिता, तुम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तेजस कह की रहा था तभी इशिता बोली, हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। जाकर चेंज करो, तुम थके हुए आए हो, कॉफी लाओ तुम्हारे लिए। तुम बनाओगी तो इनकार नहीं करूंगा, तेजस ने कहा तो इशिता मुस्कुरा दी। शिव को अपने रूम में आए घंटे भर से ज्यादा का समय बीत चुका था। सिद्धि उसे दिखाई ही नहीं दी और न ही उसने कॉफी के लिए पूछा। शिव रूम से बाहर निकला और उनसे सर्वेंट से पूछा, उन लोगों ने भी काफी देर से सिद्धि को नहीं देखा था। किसी को नहीं पता, दादी के कमरे में तो नहीं है। 1 मिनट, मैं क्यों उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी जाए वो मुझे क्या फर्क पड़ता है। शिव वापस जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर रुक गया। दिल खुद की कही बातें मानने को तैयार नहीं था। वो सिद्धि को ढूंढते हुए मंदाकिनी जी के कमरे में पहुंचा। शिव, तुम कब आओ? क्यों, आपसे मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है? नहीं, परमिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं देख रही हूँ आजकल काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, तुम्हें थोड़ा परिवार को भी समय दो। तुम्हारी शादी को 2 महीना होने को आया, जरा मुझे बताओ कितनी बार सिद्धि को बाहर घुमाने ले गए हैं? उसे भी मजा अपनी तरह काम में बिजी कर लिया। यही हाल रहेगा तो मेरे पर पोते पोतियों का क्या होगा? शिव ने उनकी बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाया। क्या कहा आपने? परपोते परपोतिया? दादी, खाली बैठे बैठे आप यही सब सोचती रहती हैं। जल्दबाजी किस बात की है, पहले कृष की शादी तो हो जाने दीजिए। कृष की शादी में अभी बहुत वक्त है, तब तक मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। दादी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं बैठता, जब भी बैठता हूँ आप अजीबोगरीब बातें करती हैं। एक काम कीजिए, आप अपनी बातें कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बोल शिव वहां से निकल गया। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुने, ऐसा भी गलत कह दिया मैंने? सिद्धि टेरेस पर अकेली थी, कुछ परेशान सी थी। कल जो कुछ हुआ उन्हीं बातों ने उसे परेशान कर दिया था। सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उस इंसान के करीब कैसे जा सकती हूँ जिससे मुझे नफरत है, ये जानने के बाद भी कि उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। उनका जब मन करेगा मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो एक रेपिस्ट है और रेपिस्ट सजा का हकदार होता है, प्यार के काबिल नहीं होता वो। किसच पता उसका शिकार होने वाली मैं अकेली लड़की हूँ या नहीं। उनकी आगे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अजीब बात है, न्याय पाने के लिए भी बराबरी होना जरूरी है। जहाँ पैसे की ताकत हो वहाँ अन्याय मजबूत हो जाता है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शिव की आवाज़ सुनकर सिद्धि ने अपने आप से पोंछ लिया और पलटकर खड़ी हो गई। शिव उसके पास चला आया। मुझे आए काफ़ी देर हो गई, तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर नहीं आई? अभी लाती हूँ, ये बोल सिद्धि जाने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिद्धि ने हैरान नज़रों से पलटकर उसे देखा। कोई जरूरी नहीं है, फिलहाल मूड नहीं होता कॉफ़ी पीने का। शिव सिद्धि की ओर पलटकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कल रात के लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए? हाँ, बोलना चाहिए। मैं नशे में थी, ये मेरी गलती थी, लेकिन आप तो होश में थे। आप चाहते तो मुझे रोक सकते थे, इससे तो आपकी नीयत भी साफ हो जाती है। तुम्हारा मतलब क्या है? शिव को उसकी बात समझ नहीं आई। सिद्धि ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मुझे नफरत है न, तो अच्छे से निभाए अपनी नफरत, क्योंकि जितनी नफरत आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए।
अपनी बात पूरी कर सिद्धि जाने लगी तो शिव ने तेज आवाज में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ और सीधे तौर पर क्यों नहीं कहती? जाते जाते एक बात कान खोलकर सुनती जाओ। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ऐसा भी क्या है तुम में जो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा? मत सोचना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। तुम एक गिरवी रखा हुआ सामान है, जमानत के तौर पर रखा है मैंने तुम्हें अपने पास। सिद्धि ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। वो शिव के पास चली आई। मैं एक गिरवी रखा हुआ सामान हूँ, तो बताइए कब होगी मेरी जमानत? अगर आपको कृतिका मिल गई तो आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे जाने देंगे यहाँ से? शिव के लिए इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल था। उसने सिद्धि की बांह पकड़ी और उसे अपने नजदीक ले आया। ये फैसला मेरा होगा, तुम्हें आज़ाद करना है या नहीं ये मेरी मर्जी। तुम बस इतनी दुआ करो तुम गुनहगार साबित न हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो सचमुच मुझे बड़ा अफसोस होगा, और अगर मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो? सिद्धि ने शिव की आंखों में आंखें डालकर पूछा। शिव ने एक पल ठहर कर कहा, मैंने दुनिया जीती है, तुम मुझे जीत लेना। ये बोल शिव ने उसकी बांह छोड़ दी और वहां से चला गया। सिद्धि अवाक होकर वही खड़ी थी। शिव का कहने का मतलब क्या था? सिद्धि के लिए तो अभी भी उसके सवाल का जवाब अधूरा था। शिव बाहर निकल गया। उसने गाड़ी की चाबी मांगी तो रिजवान ने कहा, कहाँ चलना है सर? कहीं नहीं जाना, ड्राइव मुझे करना है, चाबी दो और प्लीज फॉलो मत करना। रिजवान ने आगे कुछ नहीं कहा। शिव गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। रिजवान ने इवांश को कॉल लगाया। हेलो सर, शिव सर अभी अभी यहाँ से निकले हैं, वो भी बिना किसी गार्ड के। मुझे वो ठीक नहीं लग रहे। कहाँ मतलब अकेले निकले हैं? तुम सब अकेले कैसे जाने दे सकते हो? उनके पीछे जाओ, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं भी निकल रहा हूँ। ये बोल इवांश ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद शिव समुद्र किनारे खड़ा था। इस वक्त हवाओं की गति मध्यम थी और उसी तरह लहरें भी शांत। रिजवान ने गार्ड्स को दूर ही रुकने के लिए कह दिया। इवांश भी वहां पहुंच चुका था। उसने रिजवान से पूछा, चीफ परेशान क्यों है, घर में झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, ऐसी कोई बात होती तो पता लग जाता। घर में नहीं हो तो फिर क्या ऑफिस में हुए हंगामे के लिए परेशान है, लेकिन चीफ काम के चलते इतना टेंस नहीं होते। इवांश अपने आप में ही कयास लगा रहा था। रिजवान ने कहा, शादी के बाद हर मर्द की हालत ऐसी हो जाती है, वो कब रोता है कब हंसता है पता ही नहीं चलता। क्यों अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो? मैं अभी तक कुंवारा हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल कर लिया करो। इवांश ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। उसने गाड़ी की डिक्की से व्हिस्की की बोतल निकाली। रिजवान ने पूछा, आप यहाँ पार्टी करने आए हैं? चुप करो यार, जरा चीफ की कंडीशन देखो। इस हाल में मैं क्या पार्टी करूंगा? मैं तो बस उनके गम की दवा लेकर आया हूँ। ये बोल इवांश आगे बढ़ गया। इवांश ने विस्की की बोतल नीचे रखी और शिव के बगल में जाकर खड़ा हो गया। चीफ बाहर ठंड है फिर भी आप यहाँ चले आए। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। इवांश मन ही मन खुद से बोला, लगता हूँ आज कुछ ज्यादा ही परेशान है। चीफ मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। इवांश बस इतना ही कह पाया था और शिव नीचे बैठकर व्हिस्की की बोतल खोलने लगा। इवांश ने अपने आप से कहा, अगर मैं नहीं आता तब ये क्या करते? इवांश भी उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी पसर गई। अचानक ही शिव ने सवाल किया, वो लड़की मिली क्या? कौन सी लड़की चीफ? वही होटल वाली। चीफ आप अभी तक उस लड़की को नहीं भूले? वो आपका पास्ट है। इवांश की बात काटते हुए शिव बोला, कल को वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तब क्या करूंगा मैं? चीफ आप अभी भी खुद को गलत समझ रहे हैं। जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। आप तो खुद किसी की चाल का शिकार हुए थे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उस रात के बाद से अब तक वो लड़की चुप क्यों रहती? चीफ आपको अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। शिव फीका मुस्कुराया, और मेरा प्रेजेंट क्या है? आपकी वाइफ, इवांश ने तुरंत जवाब दिया। शिव ने वापस से विस्की की बोतल मुंह से लगा ली। शिव ने आगे कहा, डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ। ये सुनते ही मानो इवांश सदमे में चला गया हो। चीफ क्या कहा आपने? डिवोर्स? वो भी मैडम से? पर हर प्रॉब्लम क्या है, वो तो बहुत अच्छी है। यही तो प्रॉब्लम होता इवांश को, वो बहुत अच्छी होती और मुझे डर है कि मुझे उससे प्यार न हो जाए। क्या ही फर्क पड़ता है चीफ, आप दोनों साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, फीलिंग आना तो नॉर्मल सी बात है। इवांश के ये कहने पर शिव बोला, जितनी आसानी से तुमने आसान कह दिया उतना आसान है नहीं ये सब।
कल को मुझे मालूम चला कृतिका को भगाने में सिद्धि का भी हाथ था, उस वक्त मैं क्या करूंगा? चीफ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये भी तो सोच सकते हैं न, शायद मैडम सचमुच कुछ न जानती हो। प्यार जानकर नहीं किया जाता और आपको प्यार हो रहा है तो होने दीजिए। आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं। एवांस ने जितनी सरलता से ये बात कही, काश उतना ही आसान शिव के लिए होता उसे अपनी जिंदगी में उतारना। शिव ने कहा, डिवोर्स के पेपर मुझे कल तक चाहिए। उसे अपने पास संभाल कर रखना चाहता हूँ ताकि खुद को एहसास दिला सकूं जो मेरे पास है वो एक झूठ है। एवांस आगे उसे क्या ही समझाता। शिव ने तो लगभग फैसला ही कर लिया था। काफी देर तक वो लोग वहां बैठे रहे। एवांस ने पूछा, चीफ आपको घर छोड़ दूं? घर जाने का मूड नहीं है, मुझे मेरे फार्म हाउस छोड़ दो। एवांस ने उसकी बात पर हामी भरी। अगला दिन सुबह का वक्त। सिद्धि को सुबह की सलगी के लिए जल्दी उठना पड़ा था। अजीब बात थी कि कमरे में शिव मौजूद नहीं था, देखकर मालूम चल रहा था जैसे वो रात भर न लौटा हो। सिद्धि रेडी होकर नीचे हॉल में पहुंची। ज्योति और नंदिता के साथ वहां इशिता भी खड़ी थी। चलो इससे पहले पूरी तरह सवेरा हो जाए कुछ खा लो, ज्योति का साथ देते हुए नंदिता बोली। हाँ, सुबह होने में 35 मिनट है बस। खाते वक्त भी सिद्धि का ध्यान कहीं और ही था। नंदिता ने टोकते हुए कहा, सिद्धि थोड़ा तेज हाथ चलाओ, ज्यादा वक्त नहीं है अब। मां, मन नहीं है बिल्कुल भी, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। आप लोग खाए, मैं चलती हूँ। ये बोल सिद्धि उठकर वहां से चली गई। ज्योति ने नंदिता से पूछा, कोई बात है क्या भाभी? उसने तो पूरा एक सेब भी नहीं खाया, ऊपर से पूरा दिन भूखा रहना है। होता है ज्योति, सबको आदत नहीं होती सवेरे सवेरे खाने की। इशिता बेटा तुम कुछ लो, तुम भी ठीक से नहीं खा रही हो। नहीं बड़ी माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खा लो इशिता, फिर पूरे दिन भूखे प्यासे रहना है, ज्योति बोली। कुछ देर बाद इशिता अपने कमरे में लौट आई। तेजस अभी भी सो रहा था। इशिता बिना शोर किए अंदर चली आई ताकि उसकी नींद न टूटे। वो सोने जा ही रही थी तभी तेजस ने पूछा, तुम बाहर कहाँ गई थी? भूख लगी थी न, इसलिए खाने गई थी। ये बोल इशिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। तेजस ने भी ज्यादा सोचने में दिमाग नहीं लगाया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ शिव की नींद करीब 11 बजे जाकर टूटी। उसने घड़ी में वक्त देखा तो खुद पर बहुत गुस्सा आया। आखिर वो इतनी देर तक सो कैसे गया? शिव ने कुक को नाश्ते का ऑर्डर दिया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। दक्ष के मना करने पर शिखा घर में ही रुक गई। अकेले बैठी बैठी वो बोर हो रही थी, इसलिए विधि को कॉल करके बुला लिया। आते ही सबसे पहले विधि ने विला घूमने की जिद की। एक बात तो जरूर करूंगी, इसका डिजाइन मुझे रोम के म्यूजियम की तरह लग रहा है। इतना खूबसूरत है कि आंखें बंद होने का नाम ही नहीं लेती। सिर्फ घर की तारीफ करती रहोगी। मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? कुछ है भाई, तुम चलो तो सही। शिखा उसका हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले आई। शिखा ने उसे बेड पर बैठने को कहा। मेरे पास न बहुत से ऑप्शन हैं और मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही हो। आज रात कौन सी ड्रेस पहनूं? तुम हेल्प करो मेरी। ओके, फिक्र मत करो, आज तुम्हारी वजह से ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने। पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें तैयार भी करूंगी, विधि ने कहा तो शिखा एक्साइटेड होते हुए बोली, सच्ची? विधि के ये कहते ही शिखा खुशी से उसके गले लग गई। शाम का वक्त, सिद्धि का कमरा। सिद्धि अपने हाथों में लगी मेहंदी को ही देख रही थी। आज सुबह से ही वो परेशान थी। क्या वजह थी, उसके सिवाय कौन जा सकता था? किसी नेता दरवाजा नोक किया। आवाज सुनते ही सिद्धि ने अपना चेहरा घुमाया। दरवाजे पर इशिता खड़ी थी। इशिता, अंदर आओ। सिद्धि अब तो कमरे में बंद होकर रह गई, बाहर ही नहीं निकली। मुझसे तो कहीं एक जगह बैठा नहीं जा रहा। अभी मैंने 1 घंटा बात की है तेजस से ताकि टाइम पास हो। सच्ची कहूँ तो मुझे फास्ट रखने की कोई हैबिट नहीं है। आपको भी भूख लग रही होगी ना? इशिता की बातें सुनकर सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। नहीं, मुझे फास्ट रखने की आदत है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने भी मेहंदी लगा ली? जरा दिखाए। वाओ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसका रंग बहुत गहरा चुने वाला है। मतलब कि बिग ब्रो आपको बहुत प्यार करते हैं। इशिता के ये कहते ही सिद्धि की मुस्कुराहट गायब हो गई। प्यार लफ्ज उसकी जिंदगी को भाता नहीं था। उसे देख इशिता ने पूछा, क्या सोच रही हैं आप? कुछ खास नहीं, सिद्धि झेपते हुए बोली। शाम बीतते में ज्यादा देर नहीं लगी। तेजस आज अपने काम से जल्दी फ्री हो गया था। धो शिव के कैबिन में पहुंचा।
शिव अभी भी अपने काम में बिजी था। तेजस ने पूछा, बिग ब्रो सारा काम आज ही करना है क्या? घर चलते हैं, मॉम ने आज जल्दी आने को कहा था। शिव ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए पूछा, क्यों, ऐसी भी क्या खास बात होती आज? तेजस उसके पास चला आया। सीरियसली आपको नहीं पता आज क्या है? पहेलियां मत बुझाओ तेजस, बताओ बात क्या है? बिग ब्रो आप नहीं जानते, आज करवा चौथ है। हमारी पत्नियों ने व्रत रखा है। मॉम ने सख्ती से कहा था कोई देरी नहीं चलेगी। शिव अपने आप से बोला, क्या नया तमाशा है? जरूरी है क्या ये सब करना? बिग ब्रो आपने कुछ कहा? तेजस मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे ये काम खत्म करना है। तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। लेकिन बिग ब्रो आप देर करेंगे तो दादी से डांट पड़ेगी। तेजस अगर तुम मुझे अकेला छोड़ोगे तो मैं ये काम जल्दी खत्म कर सकता हूँ, शिव ने कहा। तो तेजस बोला, और राइट मैं निकलता हूँ, आप प्लीज काम खत्म कर जल्दी आ जाएगा। इतना कहकर तेजस्वी वहां से चला गया। शिव का दिल नहीं लग रहा था अब काम में। वो घर नहीं जाना चाहता था। क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे होने न होने से? अपने आप से बातें करते हुए शिव अपने काम में लगा रहा। तेजस एक गिफ्ट शॉप में पहुंचा। वो घर खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। वही खड़ी सेल्स गर्ल ने पूछा, सर आप मुझे बताएंगे आप किसे गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, तेजस्वी ने कहा। सेल्स गर्ल ने उसे कई सारे ऑप्शन दिखाए। तेजस के लिए काफी कंफ्यूजन हो रहा था। उसकी नज़र एक डॉल पर गई जिसके सामने कोई बैठकर उसे प्रपोज कर रहा था। उसे देखते ही तेजस के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने सेल्स गर्ल से कहा, आप एक काम कीजिए, इसे पैक कर दीजिए। श्योर सर, तेजस ने जाकर पेमेंट की। शॉप से निकलते वक्त तेजस ने कुछ ही दूरी पर गाड़ी में किसी को बैठते देखा। वो आकाश थे। तेजस ने खुद से सवाल किया, डैड तो ऑफिस से काफी पहले निकल गए थे, फिर वो यहाँ क्या कर रहे थे? तेजस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसकी गाड़ी ठीक आकाश की गाड़ी के पीछे थी। घर पहुंचने में भी दोनों को बराबर समय लगा। आकाश जब कार से बाहर निकले तो उन्होंने तेजस को अपनी कार से बाहर निकलते देखा। तेजस उनके पास चला आया। डैड आप तो मुझसे काफी पहले निकल गए थे, फिर आप इतनी सी देर से क्यों आए? तुम्हारी मॉम के लिए गिफ्ट भी तो लेना था, इसलिए देर हो गई। तेजस ये सुनकर मुस्कुरा दिया। सीरियसली वैसे क्या गिफ्ट लिया है आपने मॉम के लिए? सॉरी बेटा, बता नहीं सकता। एक बार तुम्हारी मॉम अपना गिफ्ट देख ले, उसके बाद तुम उनसे पूछ लेना। बिरहा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। क्या डैड, मुझे तो आप बता ही सकते हैं। तेजस की कोई तरकीब काम नहीं आई। वो दोनों विला के अंदर चले आए। मंदाका जी उन्हें देख मुस्कुरा दी। आ गए तुम सब, चलो अच्छा है, सबकी पूजा साथ हो जाएगी। तेजस, शिव कहाँ हैं? वो एक्चुअली दादी, मैंने कहा था उनसे लेकिन वो काम में बिजी थे। उन्होंने कहा काम खत्म कर जल्दी आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई भला? सुबह से पत्नी भूखी प्यासी बैठी है और उसे काम की पड़ी है। आज डांट लगाए बिना छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नंदिता नंदिता, मंदाकिनी जी ने नंदिता को आवाज लगाई। आकाश अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। नंदिता अपने कमरे से बाहर निकली। क्या हुक, ज्ञान चांद निकल गया। अभी तो मैं तैयार हूँ और नहीं हुई। मंदाकिनी जी ने अपना सिर पीट लिया। अरे इतनी छो तैयार हो गई, अब और क्या कमी है? जरा अपने बेटे को फोन लगाओ और उसे कहो उसे जल्दी घर आए। क्या बात है, शिव अभी तक घर नहीं आया? तेजस्वी कहाँ है? शिव, बड़ी माँ मैंने कहा था लेकिन उन्होंने कहा मैं काम खत्म कर आ जाऊंगा। ऐसे कैसे? काम बाद में भी हो सकता है, मैं अभी फोन लगाती हूँ। नंदिता अपने कमरे में चली गई। तेजस अपने कमरे में पहुंचा। इशिता इस वक्त तैयार हो रही थी। तेजस बिना कोई शोर किए उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। इशिता ने जब आईने से उसे देखा तो मुस्कुरा दी। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो अपने चांद को देख रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तेजस ने इशिता की ओर कैरी बैग बढ़ाया। इसमें क्या है तेजस? तुम खुद देख लो। इशिता ने अंदर से खूबसूरत सा बॉक्स निकाला। तेजस ने कहा, ये डॉल तुम हो और ये लड़का मैं हूँ। कुछ याद आया तुम्हें? कैसे भूल सकती हूँ। लाइब्रेरी से निकले वक्त तुम अचानक ही घुटने के बल सामने आकर बैठ गई और सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया। हाँ, उस टाइम डर भी लग रहा था, कहीं तुम सबके सामने गालों पर थप्पड़ न लगा दो, लेकिन तुमने तो तेजस बस इतना ही कह पाया था। इशिता ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया और मेरा जवाब उस वक्त यही था।
आई एम ऑल्सो फॉल इन लव विद योर। तेजस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। नंदिता ने शिव को कॉल लगाया। शिव काम में बिजी था। नंदिता का फोन था इसलिए उसने अटेंड किया। मॉम अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन शिव जो जरूरी काम है तुमसे उस पर ध्यान देना चाहिए। दादी बहुत नाराज है तुमसे। तुम्हारे डैड को अभी तक पता नहीं चला कि तुम घर पर नहीं हैं। तुम जानते हो न, उन्हें पता चला तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। शिव बाद में काम हो जाएगा, अभी तुम जल्दी से घर आ जाओ। मॉम आपको पता होना न, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप सिद्धि से कह दीजिए वो खाना खा ले। शिव की बात काटते हुए नंदिता बोली, कुछ भी बोल रहे हैं। जब वो तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएगी उसका व्रत नहीं टूटेगा। शिव कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं। वो दिन भर भूखी प्यासी रही है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। शिव, ये तुमने बेवकूफ़ी वाली बात की और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इट्स माय ऑर्डर, तुम जल्दी घर आओ। इतना कहकर नंदिता ने कॉल कट कर दिया। शिव को आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। कमाल है, मॉम के लिए मुझसे ज़्यादा बहू इम्पोर्टेंट हो गई। ये लड़की सचमुच चालाक है। शिव ने लैपटॉप बंद किया और अपना कोट लेकर वहां से निकल गया। नंदिता जैसे ही पीछे पलटी देखा अमर जी खड़े थे। नंदिता ने सीने पर हाथ रख लिया। आपने तो मुझे डरा ही दिया। भूतों की तरह आने की क्या जरूरत थी। शिव अभी तक ऑफिस में हैं। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आप प्लीज आप अपना बीपी न बढ़ाएं। मैंने उससे बात कर ली है, वो घर आता ही होगा। इतना कहकर नंदिता तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अगर वो कुछ देर और रहती तो पक्का उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती। ज्योति के हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसमें रखे कंगन बेहद ही खूबसूरत थे। आकाश ने कपड़े चेंज किए और उनके पास चले आए। तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया है, मैंने पहनने के लिए दिया है। लाओ मैं पहनाता हूँ। आकाश ने खुद अपने हाथों से ज्योति को कंगन पहनाए। ज्योति उन्हें देखते हुए बोली, आपको वो दिन याद है जब इस घर में मेरा पहला करवा चौथ था? आप इसी तरह से मेरे लिए तोहफा लेकर आए थे। सिर्फ पहला करवा चौथ? मुझे तो सारे याद हैं, आकाश ने कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, सच बोलूं तो प्यार जताना आपको आज तक नहीं आया। मैं तुमसे, अपने बच्चों से और अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे प्यार जताना नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है, तुम सब मुझे समझते हो। मेरे लिए यही बात अहम है। ज्योति ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धि आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उस पर साड़ी का कथिक रंग बहुत खिल रहा था। जूड़े को मोगरे के फूलों में ढक रखा था। गुलाब और सफ़ेद सूरजमुखी की फूल बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था। आज वो और दिनों से बेहद अलग लग रही थी। सिद्धि ने पलके उठाए और आईने में खुद को देखा। सहसा ही उसे अपना प्रतिबिंब हंसता हुआ नजर आया। सचमुच सिद्धि, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा जरा ये बताओ, आखिर इतना सजधज क्यों रही हो तुम, और किसके लिए? एक अपराधी के लिए? तो और क्या करूं, क्या कोई दूसरा रास्ता है मेरे पास? वो अपराधी मेरा पति भी तो है। मैं तो चाहकर भी उसे बददुआ नहीं दे पाती। सिद्धि ने कहा, हर बीतते पल के साथ तड़पती तो हो। सच कहूं तो तुम उसे अपनी आदत बना रही हो। तुम ही बताओ, क्या ऐसे राक्षसों को जीने का हक है? अगर हक नहीं है तो उसकी लंबी उम्र के लिए क्यों व्रत रख रही हो? और अगर उसे जीने का हक है तो उसके प्रति तुम्हारी नफरत खोखली है। अपने आप से ही सिद्धि ने इतने सवाल कर लिए जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। अचानक ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसने नीचे देखा तो नेल कटर में लगे नाइफ पर खून लगा था। उसे पता ही नहीं चला कब वो अंगूठे पर कट का निशान लग गया। सिद्धि ने ड्रोल से फर्स्ट एड बॉक्स निकला और कार्टन से उसे साफ किया। रात का वक्त, दक्ष का घर। टेरेस पर अलग ही खोजबीन चल रही थी। शिखा, विधि और दक्ष तीनों अलग अलग दिशा में चांद को तलाशने को कोशिश कर रहे थे। विधि, कुछ मिला क्या? शिखा के पूछने पर विधि बोली, मुझे तो लगता है चांद ने भी व्रत किया है, इसलिए बेहोश होकर बादलों के पीछे जाकर छिप गया। कहीं नजर नहीं आ रहा। दक्ष ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, 9 बज गए। पहले पता होता तो एक आर्टिफिशियल चांद ले आता। आर्टिफिशियल चांद का मैं क्या करूंगी? मेरा पति असली है, इसलिए मुझे असली चांद चाहिए। शिखा ने मून बनाते हुए कहा। मुझे मिल गया। विधि के ये कहते ही दक्ष और शिखा दोनों भागते हुए उसके पास चले आए। कहाँ है, मुझे भी दिखाओ, शिखा ने पूछा। मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, दक्ष ने कहा। शिखा विधि को घूरते हुए बोली, वो चांद नहीं सितारा है।
अरे बोला तो चांद आज छुट्टी पर गया है। इस स्टार को देखकर अपनी व्रत तोड़ लो। विधि ये बोल हंस पड़ी। शिखा ने उदास होकर कहा, मैं थक गई, नीचे छा रही हूँ। वो कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी दक्ष ने उसे आवाज दी, प्लीज दक्ष अब मजाक मत कीजिए। ये कहते हुए शिखा पीछे की ओर पलटी। दक्ष ने जिस ओर इशारा किया था चांद सचमुच वहां थे। शिखा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। विधि आरती की थाल उसे थमाते हुए बोली, जाओ भी अपना व्रत खोलो। शिखा दक्ष के पास चली आई। विधि नीचे चली गई। शिखा अपना व्रत तोड़ा। उस चांद से ज्यादा स्मार्ट मैं हूं ना। जितने नखरे वो करता होगा उसका 1% भी मैं नहीं करता। बस भी कीजिए न अपने मुंह से, और कितनी तारीफ करेंगे। अब नीचे चले, डैड इंतजार कर रहे होंगे। शिखा ने कहा तो दक्ष ने पूछा क्यों, उन्होंने खाना नहीं खाया? जी नहीं, उन्होंने कहा वो हम सबके साथ ही खाएंगे। अब नीचे चले। दक्ष ने उसके हाथ से पूजा की थाल लेते हुए कहा, तुम में ज्यादा एनर्जी नहीं बची, इसे मैं संभाल लेता हूँ। सो स्वीट, अगले साल से आप ही मेरे साथ व्रत करिएगा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा दिया। वैसे भी व्रत करना उसके बस का नहीं था।